नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर.के. सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ जाते हैं और देखते हैं दो बड़े आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं जो कि रसिया और इंडिया के रिलेशनशिप को बताता है। रसिया और इंडिया की रिलेशनशिप को लेकर के वैसे देखा जाए काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब ये भी आ गया है और दूसरा कोई अच्छा है भी नहीं, इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी बातचीत करी जाती है कि भारत किस प्रकार से अमेरिका के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशन को बनाए रखा है, साथ ही साथ रसिया के साथ में उसके संबंध कैसे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट रही थी ये अभी हाल फिलहाल की, इसका मूल उद्देश्य क्या था और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, उपलब्धियां जो कि हासिल हुई हैं। सेकंड वाला आर्टिकल हम देखने वाले हैं भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या और इसका असर सीधे सीधे लोगों पर पड़ रहा है, राज्य सरकार के ऊपर पड़ रहा है, दबाव बढ़ते जा रहा है नौकरियां दिलाने का। तो ऐसे में ही कर्नाटक की सरकार ने घोषणा कर दी कि नहीं, हमारे राज्य के जो बच्चे लोग हैं उनको आप आरक्षण दीजिए। कंपनियों को बोला, सरकारी कंपनियों में बोला गया है कि आपको 75% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन हम दिलाएंगे। इसके लिए हमने एक विधेयक भी पारित कर दिया। अब अनजाने में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम ले लिया जाना, और पार्टिकुलरली इसमें सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए प्रभावित होती है वो कंपनियां ही होती, उनको ही ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि इसमें कंपनियों के ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया यदि वो सरकार की बात नहीं मानती हैं तो। अब लेकिन बाद में क्या हुआ, विरोध हुआ इसका और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न क्यों हुई है, तो चलते हैं दोस्तों और आगे और देख लेते हैं इस कर्नाटका के रिजर्वेशन बिल के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए, कर्नाटक की सरकार ने एक विवादित कहना चाहिए बिल प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पर बाहर के बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारे राज्य के बच्चों के लिए जो नौकरी के अवसर हैं कम हो रहे हैं। इसलिए हम एक ऐसा प्रावधान लेकर के आ रहे हैं जिसके अंतर्गत हमारे स्टेट के जो रहने वाले बच्चे हैं, हमारे राज्य की सरकारी कंपनी, हमारे राज्य में स्थापित कोई भी कंपनी को अब 50% आरक्षण देना पड़ेगा। 50% एंड 70%। 50% किसके लिए है? 50% है मैनेजमेंट वाली पोस्ट के लिए एंड 70% रहेगा नॉन मैनेजमेंट वाली पोस्ट के लिए, मतलब वर्कर के लिए। अब इससे खास करके जो कंपनियां हैं जो नौकरी देने वाली हैं वो तो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनियां यदि ऐसा नहीं करती हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। कंपलसरी कर दिया गया था, ये कानून ऐसा था। लेकिन आप देखेंगे बहुत तेज इसका विरोध हुआ है ना, इसके चलते चलते इस विधेयक को सरकार को वापस लेना पड़ गया। कर्नाटका रिजर्वेशन ने पूरी तरीके से पूरे स्टेट को प्रभावित किया था यूनिवर्सली, एंड इसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी थी दैट द स्टेट गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू पास इट। इससे क्या हुआ, राज्य सरकार को मजबूरी में इसको रोकना पड़ गया और लोगों को एश्योरेंस उन्होंने दिलवाया था। वहीं यदि हम इसके नाम की बात करें तो क्या नाम रखा गया था? नाम था कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। लंबा नाम भी है और रिजर्वेशन भी लंबा ही दिया जा रहा था इसमें। तो 50% किसको दे रहे थे? ये जो बी करके लोग जाते हैं ना इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट वाली पोस्ट में, उनके लिए है, और 70% रिजर्वेशन की बात करी जा रही थी वर्कर लोगों के लिए, जैसे ITI वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं, तो इनके लिए। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई? इंडिया में तेजी के साथ में जॉब क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। जहाँ जिस राज्य में ज़्यादा अवसर हैं उस राज्य की तरफ लोग जाते हैं कमाई करने के लिए, ठीक है। रीजनल सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, किसी राज्य में अच्छे अवसर हैं, कोई राज्य गरीब है, तो वहाँ के लोग दूसरी जगह में जाते हैं कमाई करने के लिए। ग्रोथ हमारे देश में हो रही है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, इनइक्विटेबल ग्रोथ है।
इक्विटेबल ग्रोथ हम इसको नहीं बोल सकते हैं। इन इक्विटेबल ग्रोथ के चलते चलते ही लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, उनको अपने स्टेट में, अपने देश में नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी मानी जाती है वर्ल्ड की, साथ ही साथ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन यहाँ पर है। ये तो अच्छी बात है कि हमारा देश यदि वो एक इंजन है, ठीक है, सॉरी, हमारा देश को एक ट्रेन मान लेते हैं, तो इसको चलाने वाले जो बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं ना, वो उसको एक इंजन की तरह होते हैं, तो उनको हम इंजन मान लेते हैं। तो ये लोग ही हमारे देश की इकोनॉमी के डिब्बों को आगे ले जा सकते हैं खींच करके। लेकिन जब तक इनको फ्यूल नहीं मिलेगा, जब तक ये लोग उसको खींच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को फ्यूल कैसे दिया जाएगा, ये चीज़ हो सकती है स्किल डेवलपमेंट करके। यदि बच्चों के पास में स्किल नहीं है तो वो आज के समय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया तेज़ी के साथ में बदल रही है, कोडिंग का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है। रोबोटिक्स है, इसके अलावा भी जीनोमिक्स है, पता नहीं कौन कौन से इतने सारे डिपार्टमेंट आ गए हैं आज के समय में। साइबर क्राइम है, एकदम लेटेस्ट। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर देखा जाए लिखाई पढ़ाई में वही चीज़ें हैं, वही किताब आप उठा करके देख लीजिए और उन किताबों से आप कुछ सीखने वाले नहीं हैं। तो यदि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसको चलाने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन यदि वे जॉबलेस हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं। कैसे चलेगी हमारे देश की इकोनॉमी? दुनिया तेजी के साथ में बदलते जा रही है, साथ ही साथ उसकी ज़रूरतें भी बदलते जा रही हैं। तेजी के साथ में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, फाइनेंशलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहा है, ठीक है। यही सब के चलते चलते भाई कुछ ना कुछ आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में यदि कोई हाईली स्किल्ड पर्सन है तो ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट का फ़ायदा उठा लेते हैं। जबकि while the working class globally has seen an erosion in their ability to earn, जबकि यदि देखा जाए जो हमारी वर्किंग क्लास है ना, धीरे धीरे करके उनकी जो अर्न करने की एबिलिटी है उसकी कम होते जा रही, क्योंकि बदलती दुनिया के हिसाब से स्किल उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहीं हम रिच कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका जैसे देशों की बात करें, तो लोग कमाई करने के लिए जाते हैं। पहले तो पढ़ाई के बहाना से जाते हैं, इसके बाद वहाँ पर कमाई करने लग जाते हैं और फिर देरी से वहीं सेटल होने की सोचने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा देश छोड़ करके वो लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक वही बात इंडिया के अंदर भी हो रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा क्यों रहे हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगे हुए हैं, तो जो नागपुर शहर है ना एकदम पास में पड़ता है, लगभग 100-120 किलोमीटर पड़ता है हमारे गांव से। तो अब मध्य प्रदेश में तो उतने अवसर अवेलेबल नहीं हैं, उतना रेट भी उनको नहीं मिल पाता, उतना काम भी नहीं मिल पाता, तो लोग कहाँ जाते हैं? नागपुर जाते हैं। तो ये चीज़ है, हमारे देश में इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य के पास में क्या लेबर नहीं है? वो बाहर से क्यों ले रहा है? उसका रीज़न ये रहता है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं ना, वो ठेकेदार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो उनके अधिकारों का शोषण करेगा, उनका शोषण कर लेगा, तो ये लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, ठीक। वहीं यदि इनके लोकल एरिया में कोई ऐसा कर देगा तो मार कुटाई चालू हो जाएगी। एक रीज़न ये भी रहता है जिसके चलते चलते ये लोग क्या काम करते हैं ना, एक तो बाहर से जो आने वाले लोग हैं ना, उनको थोड़ा कम रुपए भी दोगे आप, ज़्यादा घंटे काम भी करवा लोगे तो चलेगा, ऐसा होता है। इसलिए बाहर से आने वाले लोगों का कभी ये लोग विरोध नहीं करते हैं, ठेकेदार लोग। वहीं यदि हम हमारे संविधान की बात करें तो कर्नाटक राज्य की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं ना, वो संविधान के विरुद्ध में माना जाएगा, क्योंकि संविधान मुझे कहता है कि मुझे आज़ादी है, मैं किसी भी राज्य में जा कर के बस सकता हूँ, वहाँ जा कर के मुझे काम करने की आज़ादी है। तो यदि कर्नाटक ऐसा कानून ला देता है कि वो रिजर्वेशन ला दिया है अपने बच्चों के लिए, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो कर्नाटक जा ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना कि ये संविधान में जो चीज़ लिखी गई है उसके विरुद्ध में है। और कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि ये कदम उठाया भी जा रहा है ना,
तो ये कदम हो सकता है अपने कहना चाहिए इलेक्टोरल गेन के लिए अपनाया गया होगा। हो सकता है उन्होंने वादा किए रहे होंगे चुनाव के समय में चुनाव जीतने के लिए, इसलिए संविधान की बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर दो किस्म के क्वेश्चन खड़े होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी चीज है जिसके चलते चलते जो अकुशल है, अकुशल मतलब अनस्किल्ड जॉब है, इसके लिए बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, जबकि ये चीज स्थानीय लेवल पर हो सकता है। जैसे कि गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी का काम होने के बाद लोग बाहर चले जाते हैं कमाई करने के लिए। अब ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, यदि इनको गांव में ही रोजगार मिल जाएगा तो शहर इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो स्थानीय आरक्षण की हम बात करते हैं, लोकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जो कंपनी है विरोध कर रही हैं। तो ये जो रिजर्वेशन था केवल हाई स्किल्ड जॉब तक ही क्यों रहा था? ठीक है, आप तो अनस्किल्ड लेबर के लिए भी ये चीज कर सकते थे ना। जो ये बताता है कि अकुशल नौकरियों के लिए प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। भले ही यहाँ के लोकल लोग इच्छुक हैं, उनको काम की भी जरूरत है, सक्षम है, इसके बावजूद भी बाहर के लोग आके यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? और आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं उसका, आप विरोध कर रहे हैं किसका? मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट वाली पोस्ट का। तो मतलब ये है कि भाई देखिए, ये जो अनस्किल्ड लेबर रहते हैं ना, ये बाहर जो कमाने के लिए जा रहे हैं, ये स्वेच्छा से नहीं जाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, ठीक है। किसी का कर्जा है, किसी को पढ़ाना है, किसी का इलाज करवाना है, एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, इसलिए ये लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। साथ ही साथ जो राज्य सरकार है ना, अपने एरिया का अच्छे से विकास नहीं कर पाई है, इसलिए भी ये लोग क्या काम कर रहे हैं, दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, जो इंडस्ट्री रहती है ना, ज़्यादातर जो अनस्किल्ड जॉब है इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये लोग यूनियन नहीं बना पाते हैं और इस प्रकार उनका शोषण अधिक आसानी से हो जाता है। इससे न केवल स्थानीय श्रमिकों से नौकरी छिन रही है, बल्कि स्थानीय मजदूरी भी कम हो जाती है। दिक्कत ये है। अब बात हम करते हैं कि भाई क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में रोजगार संकट पैदा हो चुका है। इस चीज़ को हमारे राजनीतिक वर्ग, कारपोरेट क्षेत्र, नागरिक समाज, इन सब लोगों को ये चीज़ मानने की ज़रूरत है और इस पर वास्तविक राष्ट्रीय बहस होना चाहिए, नेशनल लेवल पर बहस होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है, आपके पास में डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। या फिर खाली ये जो बेरोजगारी भत्ता आप दे दिए हैं, इन्हीं के ऊपर खाली बातचीत नहीं करना है कि भाई जॉब नहीं मिल रही तो एक काम करते हैं, इनको क्या काम कर देते हैं, इनको हम भत्ता दे देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अकेले से काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और आप ये भी नहीं सोचिए कि जो रीजनलिज्म चल रहा है इसको आप खत्म भी कर सकते हैं। Nationally, it is evident that the current skilling and production linked incentive intervention are inadequate to meet the challenges at hand. तो सरकार ने प्रयास जरूर करी है कि भाई हम लोगों का स्किल बढ़ाएंगे। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चालू करी, इस प्रकार के इंटरवेंशन लिए। इसके बावजूद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह कमाई करने के लिए जा रहे हैं, उनका माइग्रेशन नहीं रुक पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम स्टेट लेवल की बात करें तो जो फैक्ट है कि भाई जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब राजनेता लोग क्या राय रख रहे हैं डोमिसाइल कोटा को लेकर के, वो इंडिकेशन है भाई हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो पाई है ना, एम्प्लॉयमेंट का जो भंडार है वो कम हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ये लोकल रिजर्वेशन जैसी चीज लेकर के आए हैं।
इसके बाद सेकंड नंबर की जो चीज़ है, क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि वी मस्ट फॉरग्राउंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड एंडेमिक लैक ऑफ डेवलपमेंट इन सम स्टेट। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि जो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ कुछ राज्यों में विकास की व्यापक कमी है, इसके लिए राजनीतिक जवाबदेही को हमें सामने रखना पड़ेगा। इसका मेन रीजन क्या है? पॉलिटिक्स है। और ये जो राजनीतिक जवाबदेही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की लीडरशिप में हो रही है, इसको हमें समझने की जरूरत है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों भारत और रसिया के रिलेशनशिप को। यहाँ पर देखिए, यदि हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसिया की विजिट करी जाती है, तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है। किसका? श्योर बैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड ऑन इंडिया रसिया टाइज। स्पष्ट संदेश है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रूस संबंधों पर जो दांव लगाया है ना, वो एकदम पक्का दांव लगाया है। इसका मतलब ये है, हम जो भी किए हैं वहाँ जाकर के ऐसा नहीं है कि खाली गए हैं और आ गए हैं, आगे कुछ प्रोग्रेस हुई ही नहीं है। हमने जो दांव खेले हैं वो पक्का दांव खेले। हाल फिलहाल में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसिया की विजिट करी जाती है और इस पर वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की एकदम अलग ही प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है। शार्प क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिला था यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेटमेंट जारी किए गए थे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड यूएस एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुए थे भारत की इस यात्रा से। लेकिन भारत ने इसको क्या बोला था? फ्रीडम ऑफ चॉइस बोला था। लेकिन यदि भारत यहाँ पर गया है ना, तो वो पॉलिटिकल के ज़्यादा मोटिव से नहीं गया है। भारत गया है इकोनॉमी के मोटिव से, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं ना, वो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने को लेकर के ही दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन, उनको मजबूत करने से रिलेटेड ही हमको ज़्यादा समझ में आता है। अब युद्ध के 2 साल हो चुके हैं, इसके बाद आप जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं गए थे यदि आपको युद्ध रोकना ही था तो? आपने खाली एक लाइन बोले हैं कि द एरा इज नॉट ऑफ वार। इस चीज को बोल देने से क्या रसिया रुक जाएगा यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने से? नहीं रुकने वाला है। वो तो आपने सॉफ्ट मैसेज दिया है दुनिया को, अमेरिका को, लेकिन रसिया को आपने कोई भी मैसेज नहीं दिया है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, कहना चाहिए। यदि ऐसा रहता तो भारत की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जाते। अब देखिए, जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला था ना, तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि जो इंडिया रसिया समिट है 2022 एंड 2023 में जो होने वाला था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पहली चीज़ तो हमने ये सोची, क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। एक पब्लिक मैसेज सरकार की तरफ से दिया गया था, मोदी की तरफ से, कि दिस एरा इज नॉट ऑफ वार स्टेटमेंट। किसको? मिस्टर पुतिन को, जब वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में भाग ले रहे थे उज्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में। हालांकि देखा जाए, ये जो यूक्रेन का वार है वो कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन इसका जो प्रकृति है, इसका जो कहना चाहिए इंटेंसिटी है, वो चेंज हो चुका है। अब दोनों देश कहना चाहिए लगभग थक गए हैं, और यूक्रेन जैसा देश इतने लंबे समय तक लड़ पाया है तो कैसे लड़ पाया है? अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो उसको सहायता दी जा रही है ना, उसी की वजह से वो इतने समय तक टिक पाया है, नहीं तो ये युद्ध कब का समाप्त हो चुका होता। और अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस तो बिल्कुल चाहते ही हैं कि ये युद्ध ज़्यादा लंबा से लंबा टिके, ताकि रसिया की जितनी भी जो पावर है, रसिया की जितनी भी जो अकड़ है ना, वो लोग निकालना चाहते हैं। अब शुरू में जब ये जो युद्ध चल रहा था ना, तो उस समय में ऐसा नहीं है कि रसिया को नुकसान नहीं हुआ है। रसिया की जो आर्मी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था।
लेकिन आप देखेंगे ना, जेलेंस्की एंड यूक्रेनियन डिफेंस की तरफ से काफ़ी मिस कैलकुलेशन किया जाता है नुकसान का। अब हम बात करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, आज के समय में पुश कर रहे हैं एक न्यू पीस प्रोसेस को लेकर के। अब ये लोग भी थक गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनकी जेब से पैसा खर्चा नहीं हुआ होगा। तो एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जून 2024 में स्विट्जरलैंड में। इसमें पीस प्रोसेस स्थापित करी जाए, ऐसी बात रखी गई थी। अब यहाँ पर देखिए, पीस प्रोसेस में भी अब दोनों देश राजी भी तो होना चाहिए। अब जैसे कि यूक्रेन ने युद्ध किया है, रसिया के काफ़ी हिस्से रसिया के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया है, या फिर रसिया ने यूक्रेन के किसी हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो दोनों के पीछे हटना पड़ेगा। अब इसके लिए लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है। अब पूरी दुनिया में देखा जाए, खास करके अमेरिका में हमको पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, इसके बाद जो बाइडेन ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं अब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, कमला हैरिस को वो खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई हमारा कमिटमेंट नहीं रहेगा कीव में का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के, और ना ही मॉस्को को, रसिया को लेकर के उनका कोई उतना खास कहना चाहिए, ठोस कड़े कदम उठाए जाने का वो सोच रहे हैं। इंडिया के स्टैंड की यदि हम बात करें, इंडिया ने शुरू से ही क्या काम किया है, रसिया का पक्ष लिया है और अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन में लेकर के खड़ा कर दिया है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे रेजोल्यूशन लाए जा रहे थे, तो उस समय में इंडिया ने क्या किया था, वहाँ गए नहीं मतलब वहाँ से एब्सेंट हो गए। हमने यस बोले कि नो बोले, वहाँ किसी को पता ही नहीं चल रहा है। साथ ही साथ एक और जब बातचीत चल रही थी यूएन जनरल असेंबली में कि भाई रसिया को बोलेंगे सीज फायर करने के लिए, तो जो 11 जुलाई की बात थी ना, तो वहाँ भी हम नहीं गए थे। ऐसे कई बार जो है हम एब्सेंट मार दिए हैं। अब यूक्रेन की तरफ से भी भारत की विजिट करी जाती है, क्योंकि उसको लगा यूक्रेन को कि हो सकता है भारत कुछ हमारी मदद कर दे। इस वर्ष मार्च में श्री जेलेंस्की के साथ बैठक हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा की भारत यात्रा होती है, ठीक है। हालांकि नई दिल्ली ने कीव के अन्य अनुरोधों पर भी हिचकिचाहट दिखाई थी, जैसे कि भारतीय कंपनियों को परमिशन दे देना कि आप वहां जाकर के कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिए, मेडिकल डिवाइसेस एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए यूक्रेन गवर्नमेंट को, या फिर वो ह्यूमैनिटेरियन आइटम्स हो, ठीक है। मतलब बात यही हो गया है कि हम रसिया को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि रसिया हमारा बहुत ही पुराना पार्टनर रहा है। अब यहाँ पर हमने जो है रसिया को प्राथमिकता दिया है, चाइना को प्राथमिकता नहीं दिया है, क्योंकि अभी देखा जाए ना, हम रसिया गए थे, इंडिया ने कैंसिल कर दिया था अपनी विजिट कहाँ की, आस्ताना कजाकिस्तान की एससीओ समिट के लिए, क्योंकि चाइना के साथ में डायरेक्ट हम मिलना नहीं चाहते हैं। हम प्राथमिकता किसको दिए हैं, रसिया को दिए हैं। हालांकि देखा जाए अमेरिका की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं पिछले कुछ साल में, इसने कहना चाहिए नई दिल्ली को कुछ कुछ मौका दे दिया है। जैसे कि आप देखेंगे जो ऑकस ग्रुप बनाया गया है, बाइडेन प्रशासन ने परमाणु पनडुब्बियों के लिए ऑकस को तैयार किया, ठीक है। न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे क्वाड+ देशों के साथ वो गहन सघनता के साथ में संपर्क कर रहा है। साथ ही साथ यूएस में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान, जो मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन के साथ ही आयोजित किया गया था, पैरेलल में इन्होंने करे थे, ठीक है। अमेरिका ने AP4 या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं की मेजबानी करी थी। अब हम बात करते हैं कि भाई हम जो रसिया गए हैं ना,
तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम इसको आप नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे मल्टीलैटरलिज्म, द्विविधीकरण जिसको बोला जाता है। तो यदि हम रसिया गए हैं तो हम क्या है ना, अपने जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ना उनको ज़्यादा करना चाहते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं फॉरेन रिलेशन को लेकर के, उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आना चाहते हैं। अब हम रसिया गए हैं तो रसिया हम जियो इकोनॉमिक्स थ्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए गए हैं। जैसे कि रसिया हमको सस्ता तेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हमें हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रखना है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एंड ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो वेस्टर्न सैंक्शन लगाई गई हैं रसिया के खिलाफ में, ये कंटिन्यू रहेंगी। एंड इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? भारत को मिलने वाला है। रसिया भारत को जो है डिस्काउंटेड रेट में रसियन ऑयल भेजेगा। अब हम बाहर से तेल खरीद रहे हैं। इंडिया रसिया के बीच में जो ट्रेड टाइज हैं वो तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, 5 से लेकर के 10 बिलियन डॉलर की रेंज में चले गए हैं। एंड हमको 66% का ग्रो देखने को मिल रहा है। हम पिछली बार देखें तो 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड किए थे, जो कि बढ़ कर के हमको 20% देखने को मिला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में। यदि हम देखें अब रसिया से तेल खरीदना है ना, तो दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि भाई हमारे पास में नया ऑप्शन हमें तैयार करना पड़ेगा। नया ऑप्शन इसलिए तैयार करना है क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है रसिया के ऊपर कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो अब भारत क्या सोचा है कि अब हम हमारे रुपया में और वो अपनी मुद्रा में ट्रेड करेगा। तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे भी इसमें और प्रयास होने वाला है। इसके अलावा 9 स्पेसिफिक एरियाज़ का भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो जो मोदी पुतिन समिट हुआ था, इसमें बहुत सारे स्टेप उठाए गए थे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जो 9 स्पेसिफिक एरियाज़ रहे थे, जॉइंट वर्जन स्टेटमेंट जो रोड मैप 2023 के लिए तैयार किया गया है उसके लिए। अब रसिया का जो फार ईस्ट फोकस रहा है कि हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं एनर्जी सप्लाई के ऊपर। एनर्जी सप्लाई में मतलब क्या क्या देगा हमको? वो ऑयल एंड LNG देगा। इसके अलावा जो मच नीडेड कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट हैं इंडिया से, वो लेना चाहता है, ठीक है। ये ओपनलाइज होने वाले हैं चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से। अगला कदम आप देखेंगे जो रोसनेफ्ट है, ये एक्वायरिंग कर रही है स्टैक्स को, ठीक है। जैसे कि वहाँ की जो कंपनी है हमारे देश में स्टैक को खरीद रही है, ठीक है, कहना चाहिए शेयर खरीद रही है। तो इससे क्या होगा, जो गुजरात बेस्ड वायडिनार रिफाइनरी है, नायरा एनर्जी जिसको बोला जाता है, यहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रहा है अपने आप का इंडिया में। यहाँ पर 23 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बदले में जो इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, इन्होंने क्या काम किया है, रशियन ऑयल फील्ड में अपने स्टैक खरीदे हैं जिसकी कीमत है 15 बिलियन डॉलर की। अगला जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये न्यूज़ आई है पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट का ये काफ़ी बड़ा जजमेंट माना जाता है क्योंकि इसके पहले जो सुनवाई हुई थी ना, उस फैसले को यहाँ पर बदला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि किसी राज्य में कोई संसाधन मौजूद है, अब सरकार क्या काम करती है, सरकारी कंपनी को या फिर प्राइवेट कंपनी को बोलेगी कि आप बोली लगाइए, ठीक है, बोली के लिए उनको आमंत्रित करेगी। अब सरकार ने बोली लगवाई है, ज़मीन दी है, सब कुछ दी है, बदले में वो टैक्स वसूलेगी। अब ये उस राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितना टैक्स वसूल सकती है। यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई दबदबा बैठने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला जाता है। तो राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि है यहाँ पर टैक्स लगाने का एकदम कहना चाहिए पूरा अधिकार है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जज की बेंच ने रॉयल्टी लगाने का राज्य सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फैसला है ना, राज्य सरकारों को काफ़ी राहत देने वाला है। इससे क्या है ना, जो केंद्र सरकार उनके ऊपर जो दबाव बनाती थी, अब वो दबाव से वो लोग फ्री हो जाएंगे। साथ ही साथ अच्छी खासी उनकी कमाई होने वाली है। लेकिन जो नागरत्ना है ना, उन्होंने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि भाई देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं ना तो राज्यों में कंपटीशन पैदा हो जाएगा। कंपटीशन कैसा पैदा होगा? वो तो ज़्यादा ले रहा है, हम भी ज़्यादा लगाएंगे, वो तो कम ले रहा है, हम भी कम लगाएंगे। इस प्रकार से कंपटीशन पैदा हो जाएगा। तो इससे क्या है ना, राज्यों में जो असमानता है वो भी बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला जाता था।